गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जेम्स पर ये छठा क्लास कर रहे हैं और छोटे छोटे क्लासेस दिए हैं मैंने ताकि आप लोग इसको आसानी से डाउनलोड भी कर सकें, आसानी से कम समय में इसको कई बार पढ़ सकें। इसीलिए 10 से 12 मिनट से ज़्यादा का क्लास मैं नहीं दे रही। टुकड़े हैं, जोड़ के रखिए नंबर के साथ। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स के अंदर क्या था। प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने अभी पिछले टॉक में आप लोगों को बताया कि ये किताब बहुत ही वृहद थी और बहुत ज़्यादा 2 वॉल्यूम्स में छपी थी। हाइब्रिडर की बहुत ही अच्छी राय थी। इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी माना था उन्होंने इसको। ये सब रिकैप है। अब हम लोग आगे बढ़ें। उन्होंने एक चैप्टर लिखा उसमें मेथड्स ऑफ एंड एस्नेर्स ऑफ साइकोलॉजी। एस्नेर्स के मतलब होता है फंदा मारना, फंदा लगाना। तो उन्होंने इस बात को देखते हुए कि वो बहुत ही जॉली नेचर के भी आदमी थे और बहुत मज़ाहिया अंदाज में, लेकिन उनके मजाक का भी कुछ मतलब मानी होता था और वो इस मजाक से उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उनका जो उल्टवादी मनोविज्ञान से जो उनका थोड़ा सा हल्का विरोध नहीं जताया था उन्होंने, लेकिन एक चीज़ का ये स्पष्ट कर दी थी कि उनका जो साइकोलॉजी है और उनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बहुत आगे तक, उल्टवादी मनोविज्ञान से बहुत आगे तक जाने वाले। ये बात उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कही थी। एक चैप्टर। दूसरा चैप्टर फिर उन्होंने लिखा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतन सरिता। इसकी बात उन्होंने की और उस नाम से लिखा और मनोविज्ञान के विषय वस्तु जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स पर विस्तार से विचार किया। इस चैप्टर में जेम्स की सबसे बड़ी उपलब्धि जिसने उन्हें मनोविज्ञान जगत में मनोविज्ञान जगत को हिलाने वाला सिंहासन प्रदान किया, जो उन्होंने इसमें सब्जेक्ट मैटर में के बारे में जब उन्होंने डिस्कशन किया इस किताब में, तो कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चैप्टर में। तो यहाँ पे थोड़ा लगा कि अब जो उल्टवादी मनोविज्ञान है उससे थोड़ी सी ये आहट आई कि थोड़ा डिस्टर्बेंस आने वाला है और जो सिंहासन 20 सालों से एंशिएंट साइकोलॉजी से का था उसमें थोड़ी दरार पड़ने वाली है या कुछ उसमें झंझट पैदा होने वाली है या किसी तरह का जंग की बात जो है वो अब होने वाली। तो इस तरह की इस जिल्द के अन्य अध्याय जैसे अटेंशन, कंसेप्शन, ये इसी जिल्द में था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के चैप्टर में ही उन्होंने इन सब चीज़ों को लिखा था, तो उस पर भी हम लोग बात कर लें। तो जो चैप्टर्स उन्होंने लिए, इस पर जो डिस्कशन किया इस अध्ययन में, वो अटेंशन, कंसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन एंड कंपैरिजन एंड एसोसिएशन और परसेप्शन ऑफ टाइम। ये बहुत बड़ी चीज़ थी उस वक्त, परसेप्शन ऑफ टाइम पर बात करने के लिए कि टाइम का परसेप्शन हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस से कैसे डिटरमिन होता है। ये बात भी उन्होंने इस चैप्टर में, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चैप्टर में इस पर डिस्कस किया था। और चेतन सरिता के विभिन्न लक्षणों के विस्तार मात्र के रूप में लिखे गए। बहुत ही विस्तार मात्र में इसको लिखा गया। बहुत चेतन से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को उन्होंने बहुत ब्रॉडर वे में वहाँ पे प्रेजेंट किया। ये चीज़ उन्होंने दिखाई इस चैप्टर में। प्रिंसिपल्स के 6 चैप्टर्स तो थे, अक्यूट फिजियोलॉजिज्म के ऊपर थे और उन्होंने कहा कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं कोई भी क्रिया जो होती है, मनोवैज्ञानिक क्रिया जो भी होती है, उससे हमारे नर्वस सिस्टम पे एक भेद आता है, एक डिफरेंस पैदा करता है नर्वस सिस्टम के अंदर, चेंज लाता है और जिससे हम आगे के व्यवहारों का निर्धारण अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो वो 6 चैप्टर्स थे। फिर एक चैप्टर उन्होंने स्नेयर्स ऑफ साइकोलॉजी करके लिखा, मेथड्स एंड स्नेयर्स ऑफ साइकोलॉजी करके लिखा, और फिर उसके बाद उन्होंने जो एक चैप्टर लिख दिया वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर बात की।
और उसमें उन्होंने जितने भी अटेंशन, कंसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन एंड कंपैरिजन, एसोसिएशन, इन सारी बातों पर डिस्कशन बहुत ब्रॉडर वे में उन्होंने किया। और उसके बाद प्रिंसिपल्स की जो दूसरी जिल्द थी, जो दूसरा वॉल्यूम उसका छपा, उसमें सेंसेशन, परसेप्शन, बिलीफ, रीजनिंग और इंस्टिंक्ट, सहज वृत्ति जिसको कहते हैं, और वॉल्यूशन यानी इच्छा शक्ति, और क्रिया, मूवमेंट आदि अध्याय रखे गए। सेकंड में देखिए, बहुत अव्यवस्थित किताब थी ये, लेकिन इसका जो आज इतने वर्षों के बाद भी इसका तज़किरा हो रहा है, ये इसके इम्पोर्टेंस को स्पष्ट करता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रही। उन्होंने सिर्फ उन रास्तों को दिखाने का प्रयास किया जिस पर मनोविज्ञानियों को सोचने के लिए बाधित किया उन्होंने, कि आप ज़रूर इसको सोचें। वो अपने स्टूडेंट्स पर भी सिर्फ विषयों को फेंक देते थे और इस बात का प्रेशर डालते थे कि आप पढ़िए और पढ़ के आगे इस पे फाइंडिंग्स लाइए, एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, ये सारी चीज़ें कीजिए। ही वाज अ वेरी इफेक्टिव प्रोफेसर, बहुत ज़्यादा शिक्षा जगत में उनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड प्रोफेसर होने का कि जो है उनके अंदर प्रवृत्ति भी थी और वो उनको वो इज्जत मिली भी, उन्होंने खुद प्राप्त किया। और स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी जगाना उनका काम बहुत सफल रूप से उन्होंने किया। और ये सारी चीज़ें मैंने अभी कहा कि सेंसेशन, परसेप्शन, बिलीफ, रीजनिंग, इंस्टिंक्ट, ये सब देख के पढ़ना पड़ रहे हैं क्योंकि इतना याद करना मेरे लिए मुश्किल है। वॉल्यूशन, क्रिया, मूवमेंट आदि अध्याय रखे गए। इसी पुस्तक के अंत में एक छोटा सा अध्याय हिप्नोसिस भी रखा गया। हिप्नोसिस को भी उन्होंने एक जगह दी और उनके समय में बहुचर्चित विषय था। हिप्नोटिज्म बहुत ज़्यादा चर्चित विषय था। और जब 1900 में फ्रायड आए, इस बात का तज़किरा यहाँ नहीं होना चाहिए लेकिन मैं कर रही हूँ, तो वहाँ पे हिप्नोटिज्म को तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फ्री एसोसिएशन, हिप्नोटिज्म, ये सारी चीज़ें साइको एनालिटिकल थ्योरी में लाने की बात होने लगी। लेकिन उस वक्त चर्चा, देखिए कोई भी घटना, नथिंग इज न्यू एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ। कोई भी घटना अपने जन्म के समय बिल्कुल नई नहीं होती है, उसका एक लंबा इतिहास आपको पीछे दिखेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ये लाइन बोरिंग की है और ये बहुत सत्य मानी जाती है, इसलिए कि बोरिंग इस बात को स्पष्ट रूप से सभी लोग ने, एक छोटा बच्चा भी अगर आज जन्म लेने वाला है तो 9 मंथ्स पहले उसके बारे में पता हमको होता है कि a baby will come in our society, in our family, in our, तो 9 मंथ्स पहले पता चलता है। तो नथिंग इज न्यू एट द टाइम ऑफ। और कोई भी चीज़, जो भी इतिहास में भी जो भी बात हम करते हैं, जैसे विज्ञान में भी कोई चीज़ अगर जन्म लेती है तो वो अपने समय में, तो उस वक्त हिप्नोटिज्म पे काम हो रहा था। चारों तरफ इसके बोलबाले हो रहे थे कि हाउ टू हिप्नोटाइज, और हिप्नोसिस के जो फ़ायदे हैं, मेंटल कॉन्शियस एलिमेंट्स के पता लगाने के लिए, तो उन सबों में हिप्नोसिस, तो एक चैप्टर उन्होंने लास्ट में हिप्नोसिस पर भी लिखा इस किताब के दूसरी जिल्द के अंत में, छोटा सा चैप्टर। तो जेम्स की किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी का ये पूरा ब्यौरा है और हिप्नोसिस भी लिखा, जो बहुत, और एक अध्याय नेसेसरी ट्रूथ, इस पर भी उन्होंने बात की कि जो आवश्यक सत्य के नाम से भी है, जिसमें उन्होंने जाति, इंडिविजुअल के विकास पर विचार किया। ये जो ट्रुथ, नेसेसरी ट्रुथ जो चैप्टर उन्होंने लिखा, वो उसमें जाति और इंडिविजुअल, एक व्यक्तिक, कास्ट एंड इंडिविजुअल, जो उस पर भी बातें की उन्होंने, के विकास पर विचार किया। उन्होंने संवेदन को पहला अध्ययन इसलिए बनाया, सेंसेशन को फर्स्ट स्टेप पर रखा, उन्होंने पहला चैप्टर उन्होंने बनाया। उसका भी एक कारण है, उनके अनुसार तंत्रिका तंत्र से उत्तेजित होने वाला पहला फल सेंसेशन है।
फर्स्ट, यहाँ पे उनसे उनके विचार मिलते हैं। किसी भी तंत्रिका तंत्र में जो उत्तेजना उत्पन्न होती है उसका जो पहला फल संवेदना ही होता है। उनके अनुसार परसेप्शन संवेदी प्रतिक्रियाओं के विस्तार इलैबोरेशन की पहली अवस्था है। जब सेंसेशन, यहाँ पे उंट और जेम्स जो है वो आपस में थोड़ा संबंध रखते हैं। उनका नाम बार बार इसलिए आता है कि उन साइकोलॉजी से उन्होंने वो प्रथम व्यक्ति थे समाज में जिन्होंने स्वयं को साइकोलॉजिस्ट कहा। जेम्स ने बहुत सारे काम किए, एबिंगहॉस ने बहुत सारे काम किए। जेम्स की ये पुस्तक मील का पत्थर कही जाती है हाइडेगर के शब्दों में, बोरिंग के शब्दों में, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी भी साइकोलॉजिस्ट नहीं कहा, बल्कि अपने प्रकाशक को लिखने में साइकोलॉजी इज नॉट अ साइंस ये भी लिखा, जबकि पुस्तक के अंदर उन्होंने लिखा कि साइकोलॉजी इज अ प्योर एंड नेचुरल साइंस, ये भी बात उन्होंने की। तो ये सारी चीजें जो हैं जेम्स के व्यक्तित्व को दर्शाती हैं कि ही इज नॉट अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बट अ ब्रिलियंट पर्सन और बहुत सारे ऐसे ब्रिलियंट एंड जीनियस जो हैं वो ऑर्गेनाइज कम होते हैं। उनके विचारों में यत्र तत्रता देखी जाती है और डिसऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। कुछ जेम्स इस प्रवृत्ति के व्यक्ति मुझे लगते हैं कि उनका काम, उन्हें ऐसा लगता था जैसे ऐसे विषय जिनको कि वो सामने ला दें और जिस पर उनका स्टूडेंट ग्रुप जो है वो अध्ययन करे। तो ये बात उनकी बड़ी स्पष्ट है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने इस चीज़ को रखा है। बिलीफ, रीजनिंग की अवस्थाओं को भी उन्होंने जांचने का प्रयास किया। अपने सेकंड वॉल्यूम में ये सब बातें आती हैं। इमोशन और सहज वृत्ति को शारीरिक गतियों के आधार पर समझाया गया। इसी बुक में, इसी चैप्टर में इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट्स, जो सहज वृत्तियां हमारी होती हैं, उनके शारीरिक गतियों के आधार पर समझाया गया। ये इमोशन पर उनका बहुत इन्फेसिस था, इसलिए कि वो और उससे बहुत सारे रिलेटेड, इसीलिए नर्वस सिस्टम पर बहुत इन्फेसिस किया उन्होंने। प्योर अक्यूट फिजियोलॉजिज्म, शरीर क्रिया शास्त्री होने का फिजियोलॉजिज्म को बढ़ावा दिया और हर क्रिया, हर मानसिक और मनोवैज्ञानिक क्रिया के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई परिवर्तन आता जरूर है। ये उनके प्योर फिजियोलॉजिज्म को दर्शाता है एंड हिज अ ग्रेट जीनियस, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये पुस्तक आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो नाउ माय स्टूडेंट्स,